नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश बंटी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि घायल का दूसरा साथी पुलिस को चकमंदी कर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने जहां गिरफ्त में आए बदमाश से एक बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद किए हैं, तो वहीं घायल बदमाश के खिलाफ हत्या, लूट, चोरी जैसे लगभग आधा दर्जन मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। दरअसल मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के कुतुब नहर पटरी का है, जहां मीरापुर पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी समय चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश बंटी निवासी मुजफ्फरनगर गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने जंगलों में घंटों तक कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन कोई कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगी। वहीं इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी शकील अहमद ने बताया कि चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश के खिलाफ हत्या और लूट, चोरी जैसे आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। संभलेड़ा पूर्व में मीरापुर पुलिस द्वारा जो है पुलिस चेकिंग की जा रही थी। इतने में जो है दो बाइक सवार जो है आए, सामने से आ रहे थे, उनको रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस को लेकर भागने लगे। पीछा किया गया तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा फरार हो गया। पता किया गया इसका आपराधिक रिकॉर्ड, तो इस पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। चोरी, हत्या और लूट जैसे जघन अपराध किया है इसने, और इसको फिर इलाज के बाद इसके बाद जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर मुकदमे कितने हैं इस पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं इससे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पौष कॉलोनी A to Z स्थित नमकीन और काले तेल के गोदाम के बाहर खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। दमकल के अधिकारी रमाशंकर की माने तो सुबह A to Z कॉलोनी में एक नमकीन की फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। यहाँ आकर देखा तो नमकीन की फैक्ट्री न होकर एक पवन कुमार नाम के व्यक्ति का नमकीन और काले तेल का गोदाम है, जिसका नाम SJ इन्फोटेक है, जो कि पौष कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहा था, जिसकी जानकारी दमकल विभाग को भी नहीं थी। इस गोदाम के बाहर खड़े एक ट्रक में उस समय लापरवाही के कारण आग लग गई, जब ट्रक से काला तेल उतारा जा रहा था। फायर टेंडर की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन जहां ट्रक जलकर खाक हो चुका था, तो वहीं इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मामले की जाँच की जा रही है और नियम अनुसार इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। आज सुबह 10:20 पर फायर स्टेशन पर ही उस घटना स्थल से एक लड़का आया और बताया कि सावली में A to Z के पास नमकीन फैक्ट्री में आग लगी है। फायर स्टेशन से तत्काल 2 गाड़ियां घटना स्थल के लिए प्रस्थान हुई। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा गया कि नमकीन फैक्ट्री नहीं थी, नमकीन का गोदाम था, और वहीं पर एक काला तेल जो जले हुए टायर से निकाला जाता है वो टैंकर से उतारा जा रहा था और ड्रम में भर के अंदर स्टोर किया जाता था। लगभग 50 ड्रम वहाँ काला तेल था और टैंकर में तेल भरा हुआ था। टैंकर से ड्रम में भरते वक्त ही असावधानी से, और जो व्यक्ति भर रहा था वो धूम्रपान कर रहा था, जो कि स्थानीय व्यक्ति ने बताया। उसी लापरवाही में उस टैंकर में आग लग गई और चूंकि अगल बगल रिहायशी क्षेत्र भी हो गया है, अब वो अनरजिस्टर्ड अवैध फैक्ट्री गोदाम था। खैर कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन टैंकर लगभग पूरी तरह से जल गया है और तेल भी जल गया। होम केमिकल के माध्यम से फायर यूनिट की 4 गाड़ियां लगाई गई थी और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। अब चूंकि वहां पर हमने SJ इंटरप्राइजेज करके मालिक हैं पवन अग्रवाल जी, उन्हीं की फैक्ट्री है, उनसे संपर्क किया गया। अब ये प्रशासन स्तर पर इसकी सूचना दी जाएगी कि रिहायशी क्षेत्र में इस तरह का भंडारण गोदाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी भविष्य में जनहानि की संभावना बनी जा सकती है।
मुजफ्फरनगर में 4 महीने से गायब पति से मिलने ससुराल पहुंची बहू को ससुराल वालों ने घर में नहीं घुसने दिया तो वो भरतिया कॉलोनी गणेश धाम के पीछे नई मंडी में ससुराल वालों के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग से उनके ससुर रिटायर हुए हैं और पति नोएडा में एक कंपनी में कार्यरत है और देवर शिक्षक है। महिला का आरोप है कि पति 4 महीने पहले वसुंधरा गाजियाबाद से बिना बताए मुजफ्फरनगर आ गया, जिससे मिलने के लिए वह 4 महीने बाद ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद महिला ससुराल के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला से बातचीत की। मुजफ्फरनगर मेरी ससुराल है। 2014 में मेरी शादी हुई थी। मैं और मेरे पति शादी के बाद से ही, क्योंकि हम दोनों जॉब पे थे, वसुंधरा में रहते हैं। हस्बैंड मेरे नोएडा जॉब करते हैं। ठीक है, मैंने 1.5 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी। अब से पहले मैं गाजियाबाद के नामी स्कूल्स में जॉब करती थी, जयपुरिया जैसे में। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि मेरे सर 6.5 साल शादी को हो गए, मेरे बच्चा नहीं हुआ है। उसमें भी मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आती हैं, तो वो अपना ट्रीटमेंट लगातार करा रहे थे। 1.5 साल से मेरे ससुराल पक्ष का यही बना हुआ है कि कुछ भी करके सबूत इकट्ठे करो, कैसे भी करो, इसको तुम छोड़ दो। और सर ये तलाक लेना मेरे ससुराल वालों की नब्ज में है, क्योंकि मेरी नंद भी 2 बार छुट के घर पे आ चुकी है, उनका 2 बार तलाक हो चुका है। तो आप धरने पे कहाँ बैठी थी आज? मैं धरने पे नहीं, मैं अपने ससुराल में आई थी, क्योंकि सर 4 महीने से 10 मार्च से मेरे पति छोड़ के मुझे भागे हुए हैं, सारा सामान वामान लेके। जब 10 मार्च से मेरे पति की मैंने आज तक आवाज़ भी नहीं सुनी अपने पति की, देखना तो बहुत दूर की बात है। ससुराल पक्ष को पता नहीं सर, मैं 10 मार्च से लगातार ससुराल पक्ष को फ़ोन कर रही हूँ, सबको फ़ोन कर रही हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। इन्होंने आते साथ मेरी कंप्लेन कर दी थी। 10 मार्च को मेरे पति आए हैं, 12 मार्च को मेरी उन्होंने कंप्लेन कर दी। एसआई के पास मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी। उसने कहा कि ये तो ग्राउंड लेवल बना रहे हैं, बच्चा ना होने की वजह से मैं इसे रद्द कर रहा हूँ। फिर लॉकडाउन हो गया। आप क्या चाहते हो? सर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। बाप मेरे सिर पे नहीं है, 36 साल मेरी उम्र हो गई, बच्चा अगर मेरे नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है सर, मुझे ये बता दो। आपको बच्चा ना होने की वजह से घर से निकाला है? बिल्कुल सर, मुझे मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने साथ बिठा के शराब पिलाई, सिगरेट पिलाई, उसकी वीडियो बना के सारे बाजार में वायरल कर रहे हैं कि हमारी बहू तो ऐसे करती है। पंखे पे दुपट्टा लटका के मैं बेड पे लेटी हूँ और वीडियो बना के दिखा रहे हैं सबको कि ये तो वीडियो बना के हमें फंसाती है। सर आप एक बात बताओ, अगर किसी की पत्नी कोई फांसी लगा रही है तो पति उसे बचाएगा या उसकी वीडियो बनाएगा? रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर पुलिस ने कड़ी धूप के बावजूद 2 घंटे सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने लॉकडाउन का पालन करने, बिना वजह घर से बाहर न निकलने और मास्क लगाकर रखने की अपील की। सीओ जांचड़ शकील अहमद और इंस्पेक्टर मीरापुर एचएन सिंह ने मीरापुर बस स्टैंड पर रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बिना मास्क के घूमने वाले और बाइक पर 1 से अधिक बैठने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सीओ जांचड़ शकील अहमद और इंस्पेक्टर मीरापुर एचएन सिंह ने बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाकर कस्बा इंचार्ज अजय बालियान, एसएसआई जितेंद्र शर्मा, एसआई योगेंद्र सिंह, एसआई नवीन सैनी, संबरडा चौकी पर एसआई करण नागर ने विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस फोर्स के साथ एसएसपी अभिषेक यादव के आदेशों का पालन करते हुए जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। सहारनपुर के गांव घलौली में ग्रामीणों ने गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराते हुए मास्क का आवंटन भी किया। कोरोना को लेकर जहां सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं सरकार द्वारा हर गली, गांव, शहर आदि को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, लेकिन घलौली गांव में सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से गांव के लोग अभी तक वंचित हैं। न तो गांव में सैनिटाइजेशन का छिड़काव कराया गया और न ही ग्रामीणों को मास्क आदि का भी वितरण हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान ने अब तक गाँव में कोई भी कार्य नहीं कराया है। वहीं ग्रामीण गाँव प्रधान से काफी नाराज दिखाई दिए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि प्रशासन द्वारा दी गई राशि के बाद भी गांव में अब तक सैनिटाइज का कोई भी छिड़काव नहीं किया गया। तो दर्जन भर ग्रामीणों ने स्वयं इसका बीड़ा उठाते हुए मशीनों द्वारा गाँव की हर गली मोहल्ले को स्वयं ही सैनिटाइज करने का जिम्मा उठा लिया और गाँव में मास्क भी बांटे। सभी ग्रामीणों को कोरोना से बचने के उपाय भी इस दौरान युवाओं ने बताए तथा लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहने की अपील की। इस दौरान रजनीश त्यागी, मांगीराम त्यागी, रामी भगत जी, डॉक्टर अमरीश, ब्रजभूषण त्यागी, बिट्टू पंडित, आशु, मोनू, सचिन, बिंदु, चानू, भानु, मंगल, शुभम, कुक्कू, गोलू आदि मौजूद रहे। कोरोना वायरस महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है। लगातार 50,000 के लगभग देश में कोरोना के केस आ रहे हैं। आज हम सहारनपुर के गांव घलौली में हैं, जहां पर युवाओं ने मिलकर एक साथ सैनिटाइज का काम किया और लोगों को मास्क बांटने का काम किया है, ताकि कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ा जा सके। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कोरोना वायरस महामारी को लेकर, जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लगातार गांव के अंदर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि युवाओं के जोश पर ये क्या कहना चाहते हैं। आप जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? आपका
मेरा मनोज कुमार। मनोज जी, ये बताइए कि आज जो युवाओं ने यहाँ पर काम किया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी ही तरफ से अपने ही किसी इसके अपने इसको कराया है, तो कुछ गांव का प्रधान का कोई इसमें वो नहीं है, गांव के युवाओं ने ही सब अपने इसको कराया, बहुत अच्छा काम किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रजनीश त्यागी। रजनी जी, युवाओं के द्वारा काम किया जा रहा है, ग्राम प्रधान बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बढ़िया काम करा बच्चों ने, ये सब बच्चों की उसका हो रहा काम, और सारे गांव में छिड़काव करा, मास्क बढ़िया काम हो रहा है, कैंप तोड़ने को बढ़िया काम कर रहा। तो जैसे ये काम किया गया है, ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहे, साफ सफाई किस तरीके है आपके गाँव के अंदर? साफ सफाई तो थोड़ी बहुत ही चल ही जाती है, लेकिन ग्राम प्रधान क्या कर ये ग्राम प्रधान कर रहा जो उसका करना अपना। युवाओं के इस काम पे आप सहमत हैं? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं युवा गाँव में। आप हमें से जानना चाहेंगे, आपका नाम? मुकेश जी, ये बताइए जैसे आज काम किया गया है युवाओं के द्वारा, इससे किस तरह का संदेश गाँव में जा रहा है? संदेश तो अच्छा अच्छी बात है, सब काम बढ़िया हो जाए। भविष्य के लिए क्या देखते हैं कि किस तरह के ये काम आगे भविष्य में क्या रहेंगे? ठीक रहेगा। कोरोना जैसे बढ़ रहा है, इस पर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, किस तरह की सावधानियां बरतें? बड़ी सावधानी रही, अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथ में हो। ठीक। हमारे साथ आज एक यहाँ के काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और काफ़ी युवा की तरह काम करते हैं गांव के अंदर, बड़ी अच्छी वाणी के साथ, इनसे ही बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रामनारायण भगत। रामनारायण जी, ये बताइए कि आपका भगत देखा जाता है, तो कोरोना वायरस महामारी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे और युवाओं के इस काम पे क्या कहेंगे आप? मैं युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जी, जिन्होंने अपने पैसे को इकट्ठा करता ये मतलब ये कार्यक्रम किया, मास्क लगाते हुए छिड़काव भी किया, और ना प्रशासन की तरफ से ना प्रधान को कोई वो हो यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और ये समझो बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़कर काम करना हमारे मोदी जी भी यही कहते हैं कि युवा है भारत को निकालना। ठीक, ये थे हमारे साथ गाँव के लोग जिन्होंने आज युवा के इस कार्य को बिल्कुल बेहतरीन बताया और इस तरह के कार्य लगातार गाँव में करने की अपील भी की है। हलचल इंडिया के साथ हिमांशु पाल। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बच्चे बहुत ही लगन से मिल रहे काम पर, सारे गांव में पूरा छिड़काव करवा दिया, पूरे बांट रहे हैं मास्क, गांव में पूरा काम बढ़िया चला रखा है बच्चों ने। तो जैसे ये युवा लगातार काम कर रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे गाँव वालों से? भाई यही कहना चाहें, भाई सब सावधानी बरते और अपना मास्क लगा कर निकलना घर से बाहर। ठीक। कोरोना की बीमारी फैली हुई है, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए युवाओं ने मिलकर, सभी गांव के युवा हैं, उन्होंने सैनिटाइजर का काम शुरू किया और मास्क बांटे गए। जबकि यहाँ शासन प्रशासन की ओर से गांव को सैनिटाइज करने के लिए बहुत रुपया पैसा आया है, लेकिन ग्राम प्रधान की ओर से कुछ भी रुपया गांव में नहीं खर्च किया गया है और न ही सैनिटाइजर कोई कार्य कराया गया। तो इसलिए युवाओं ने रुपया इकट्ठा किया और खुद इकट्ठे होकर गांव में सैनिटाइजर का काम किया और मास्क बांटे, लोगों को अवेयर किया कि कैसे इस बीमारी को भगाया जा सकता है, कैसे दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ही अच्छा लगा। कोरोना को भगाना है, भारत को जिताना है, और ये हमारे युवा ही करेंगे इस काम को आगे बढ़कर। प्रशासन शासन ने कोई काम नहीं कराया, बच्चों ने इकट्ठे होगा ये कार्य किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। तो जैसे गांव में लगातार आसपास के गांव में भी कोरोना जा रहा है, तो गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस बारे में? गाँव वालों को संदेश देना चाहूँगा, कोई ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर जाना, 2 मीटर की दूरी पर रहना, मुंह पे मास्क लगाना, बोला जी। अरे मोदी मोदी हम तो बच गए तेरे कारण ने, जाने तुझको खबर कब होगी। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये करना चाहूँगा जी, मतलब गाँव गाँव में वो होना चाहिए, बोला जी, इसका होना चाहिए टाइम से। ये कुछ नहीं करा शासन प्रशासन, मतलब कुछ नहीं करा, ये गाँव के बच्चों ने अपने तरफ से करा इकट्ठे। ग्राम प्रधान द्वारा क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई कार्यक्रम किया गया है साफ सफाई का या सैनिटाइजर का या मास्क का? कोई काम नहीं, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। तो ग्राम प्रधान से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बस अब तो कार्यकाल ही खत्म होगा, अब क्या करेंगे जी। सैनिटाइजर कराया गया है गांव में, पूरे गांव में,
और जो है मास्क वितरण करे गए हैं। किस चीज़ को लेकर ये मास्क और सैनिटाइज किया जा रहा है? बीमारी को लेकर, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वैसे हमारे गांव में सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक हैं, पर पास ही के गांव में रणखंडी गांव में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे गांव वालों को? और सेफ्टी बरतें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, ग्लव्स का प्रयोग करें, हम यही कहना चाहते हैं। और सब भाई लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कोरोना महामारी लगातार बढ़ती आ रही है, आपकी तरफ से किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं लगातार यहाँ पर? लगातार हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, सैनिटाइजर वगैरह और गांव को भी पूरा कराया गया है, दवाई भी डलवा रहे हैं और मास्क भी दे रहे हैं लोगों को। सब लोग ध्यान रखें और बीमारी काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए साफ सफाई पर क्या ध्यान दिया गया है? साफ सफाई, देखो गांव में साफ सफाई, नालियाँ वगैरह पहले साफ हुई थी, उसके बाद क्वारंटाइन बनाया हुआ था इसमें विद्यालय में, पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ग्राम प्रधान की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? क्या क्योंकि इस कोरोना महामारी की तरफ से कोई ध्यान दिया गया है? ग्राम प्रधान की तरफ से बहुत ही कम लापरवाही हुई है इसमें, ऐसा नहीं है, और ध्यान नहीं दिया गया है। और सैनिटाइज तो हमारे गांव में नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अगर हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, पर नहीं हुआ ऐसा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में तेज गति से आ रही रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बुढ़ाना में तेज गति से आ रही रोडवेज ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि दरअसल मामला बुढ़ाना के चरण सिंह तिराहे का है, जहां बड़ौद की ओर से आ रही एक रोडवेज बस ने महलजला निवासी इस्लाम की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसका 14 वर्षीय पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पुलिस ने रोडवेज बस के चालक को हिरासत में ले लिया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली पहुंचकर पीड़ित महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव जोला का है। एक महिला ने थाने पर पहुंचकर अपने ससुराल वालों से अपनी जान का खतरा बताया है और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई तथा बच्चे का अबॉर्शन कराने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी महिला की शादी 1 वर्ष पूर्व अमजद निवासी जोला से हुई थी। महिला का आरोप है कि अब उसका पति अमजद उसे बच्चे का अबॉर्शन कराने का दबाव बना रहा है और फिर 3 तलाक देने की धमकी भी दे रहा है। महिला ने थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ये मैं पहले भी आ चुकी हूँ, इससे पहले मेरा आदमी 3 तलाक दे रहा है मुझे और कह रहा है बच्चे की। कल मुझे इन्होंने बहुत मारा, कह रहा है मेरा बच्चा, मैं इसका अबॉर्शन कराना चाहता हूँ। 6 महीने के बच्चों की अबॉर्शन मैंने कहा मुझे नहीं कराना। कह रहे मेरी माँ चाहती है दूसरी शादी और मैं भी दूसरी शादी, और मेरे सारे सपोर्ट में इन्होंने बेदखल करा रखा अपने बेटे को। पर डेली आ रहे हैं माँ बाप मिलने। आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। मेरी दिल्ली से हुई थी शादी, 8 महीने हो गए मेरी शादी को। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ ये मेरी जिम्मेदारी उठाए मेरे बच्चे की और दूसरी शादी ना कर पाई है, और ये यही तेरा सपोर्ट है, इसे मुझे मारना है। और कह रहा है मेरी माँ विकलांग, मैं कहाँ जाऊँगी। कह रहा है मैं नहीं रखूँगा, मैं तो जेल चला जाऊँगा, मेरा भी छुड़वा लेंगे मेरे घर वाले। डेली आ रहे, घर वालों ने मेरा सामान भी छीन लिया इसके। थाने पहुँचे हो, क्या कार्रवाई की? मैं चाहती हूँ इसको जेल भेजा जाए। अगर ये मुझे रखना चाहता तो अच्छे से जैसे रखता है, पूरी लिखित रूप में मेरे बच्चे की मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाए, और ये दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपने मर जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, बस मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे इससे ये पूछो ये कहाँ जाएगी लड़की, तूने शादी करी है तो। उत्तराखंड राज्य में सीपीओ का गठन इसलिए किया गया होगा कि राज्य में आपराधिक गतिविधियों पर विराम लगाया जा सके और लगाम लग सके और उत्तराखंड राज्य की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीपीओ का गठन किया गया था। लेकिन उत्तराखंड राज्य में जब से सीपीओ का गठन हुआ है, तब से आम जनता नागरिकों का मोटर व्हीकल एक्ट के नाम पर उत्पीड़न और शोषण किए जाने से घटनाओं का अंबार लग गया है। सीपीओ के गठन को अनुचित ठहराते हुए सीपीओ पुलिस विभाग को भंग किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सामाजिक दूरी के साथ पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा के संयोजन में पुरानी सब्जी मंडी स्थित प्रांगण में वृक्षारोपण कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सरकार से मांग की गई कि उत्तराखंड राज्य सीपीओ पुलिस के गठन को जनहित में भंग किए जाने की मांग की गई। सरकार द्वारा जब सीपीओ का गठन किया गया था, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर तराई क्षेत्रों के अंदर जो क्राइम बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन, लोगों की चैनें तोड़ी जा रही थी, मोबाइल छीने जा रहे थे, इस और किसी प्रकार का अंकुश लगाएगा। मैं समझता हूं जब से सीपीओ का गठन हुआ है, इस और आज तक कोई एक केस आप बता दें कि भाई फलाने ने चैन तोड़ी थी, सीपीओ ने उसे गिरफ्तार कर लिया,
सीपीओ ने उसे पकड़ लिया। सिवाय उत्पीड़न के, शोषण के, इसके अलावा आज तक उन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर और कुछ नहीं किया है। जहां एक तरफ हमारी जो सामान्य पुलिस है मित्र पुलिस के नाम से पहचानी जाती है, और जो मित्र पुलिस का जो तंबा है उसे कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम यदि कर रहा है तो ये सीपीओ कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। सीपीओ की उत्तराखंड के अंदर आवश्यकता नहीं है, सीपीओ की बिल्कुल भी उत्तराखंड के अंदर आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा मानना यह है कि सीपीओ भंग होना चाहिए, सीपीओ भंग होना चाहिए उत्तराखंड के अंदर। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अगर हम अमूमन देखेंगे आप कि अमूमन इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना ट्रैफिक भी नहीं है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। एक तो अनकम्प्लीट लोग हैं, इनको ट्रेनिंग नहीं है किसी प्रकार की भी, हर आदमी से बदतमीजी से पेश आते हैं, आम आदमी से बदतमीजी से पेश आते हैं। परिवहन के मानक पूरे होने के बावजूद भी कभी कभी मैंने इस बात को नोट किया है, कई वीडियो इस प्रकार की आती हैं, लोगों ने हेलमेट पहन रखे हैं, लोगों ने मास्क लगा रखा है, उसके बावजूद भी ये जो है 15 हज़ार के चालान करने का काम करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, लगातार उत्पीड़न की घटना घटती जा रही है, चाहे वो कुमाऊं की घटना हो, चाहे हाल ही के अंदर हरिद्वार के अंदर हो। हरिद्वार के अंदर एक तो आप शहरी क्षेत्र के अंदर जो है लोगों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ आप हरिद्वार के जो निवासी हैं, हरिद्वार के जो व्यापारी हैं, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा कायम करने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जांच का विषय है, बड़े पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए, और उत्तराखंड के अंदर सीपीओ की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार इसको संज्ञान में ले और सीपीओ उत्तराखंड के अंदर से इस फोर्स को भंग करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में ध्वस्त पड़ी सफाई व्यवस्था और जगह जगह बरसात के कारण सड़ रहे कूड़े और गंदगी के खिलाफ हरिद्वार स्थित ब्रह्मपुरी कॉलोनी में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी मंडल हरिद्वार द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भाजपा के जिला महामंत्री विकास तिवारी ने कहा कि जब से हरिद्वार नगर निगम में कांग्रेस की महापौर बनी है, तब से पूरे शहर में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। शहर के अधिकांश नाले बंद पड़े हुए हैं, नालियों की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है। उन्होंने कहा कि इन सब कार्यों के लिए राज्य सरकार हरिद्वार नगर निगम को प्रतिवर्ष 50 से 60 करोड़ रुपए उपलब्ध कराती है, जबकि हरिद्वार नगर निगम द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न कर इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता इन ज्वलनशील समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हरिद्वार नगर निगम में नए तथाकथित हीरो विकास कार्य में रोड़ा अटकाने की योजना में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल हरिद्वार में अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ पिछले कई दिनों से ये कूड़ा आपके सामने है, और इस कूड़े के कारण यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है, और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो बीमारी की चपेट में है। मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम के महापौर से और उनके पति से कि जो पिछले कई दिनों से वो नाटक कर रहे हैं शहर में, ये बताएं कूड़ा क्यों है। कई दिनों से लोग बता रहे हैं कूड़ा नहीं उठाए। तो आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम नगर निगम को चेताने का काम कर रहे हैं, हम मेयर पति को चेताने का काम कर रहे हैं। ये जो कूड़ा यहाँ पड़ा है, ये जो सीवर नाले यहाँ चौक हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, जो काम नगर निगम का है वो नगर निगम को करना चाहिए। वो जो राजनीति करते हैं अपनी नाटक मंडली को लेकर के, उनको यहाँ भी आकर के देखना चाहिए। यहाँ की भी जनता ने उन्हें वोट दिया है, उन्हें अपना मैंडेट दिया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर शहर में कूड़े की स्थिति यही रही, कॉलोनियों से कूड़ा नहीं उठाया गया, तो एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरिद्वार में करेंगे और महापौर पति को घेरने का काम करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे, और उनके जो कहीं ना कहीं इस रूप में जो वो राजनीति करते हैं, उस राजनीति को भी काले चिट्ठे हम खोलेंगे। लेकिन शहर की जनता को इस तरह हम परेशान नहीं होने। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के गांव ईशाकवाला और देवल के बीच डंडी ग्राम में आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया और न ही नाली निर्माण कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को सांप बिच्छू आदि का खतरा बना हुआ है। जिसमें ग्राम प्रधानों को केवल मिट्टी डलवाने को ग्रामीणों ने कई बार बोला, जिससे रास्ते में घास फूस व पानी की समस्या कम हो जाए, जिसके चलते रास्ता साफ दिखाई देने लगे। लेकिन ग्राम प्रधानों को अब समय 5 साल पूरा होने को है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी व नेतागण ने आकर नहीं देखा, केवल उनका इस्तेमाल वोटों के लिए किया जाता है। बता दें कि पवन कुमार ने बताया कि हिंदुस्तान के नागरिक होने के बावजूद भी अपने घरों के सामने पानी भरे हुए घास फूस खड़े हुए हैं, जिनको देखकर जीवन काटना पड़ रहा है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान के तहत बार बार प्रचार कर रही है, लेकिन गाँव में आज तक स्वच्छता अभियान का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। समस्या रास्ते की है जी, ये है कि हमारे रास्ते में पानी भर रहा, अंधेरे में आ जा नहीं सकते हैं, पानी भरा हुआ, रात को कीड़ा कांटे का डर है। ग्राम प्रधानों से भी कह लिया हमने, सचिव से भी बोल दिया,
जो एक दो हमारे सामने आए अधिकारी, उन्हें भी कहा, अभी तक हमारा रास्ता नहीं बन पाया। अब बताओ इतने पानी में, इतने कबाड़ में रात को कैसे निकलेंगे यहाँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे निकलेंगे यहाँ? जो मान लिया बारिश होती है, पानी पानी हो जाए यहाँ से वहाँ तक, बताओ ये रास्ता नहीं बन पा रहा हमारा। हम तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा रास्ता बन जाए और हमें आने जाने की थोड़ी सी सुविधा मिल जाए। हम भी तो इसी देश के निवासी हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर से आके रहे हैं कि हमें कोई वो नहीं मिलने का। जब हर आदमी को मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता है? तो आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हैं? लगभग 1.5 साल हो लिया है हमें यहाँ रहते हैं। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं, अभी तक एक ट्राली मिट्टी नहीं गिरवाई। जो करवा रहे हम आपस में मिल के ही करवा रहे हैं। जो 30-40 परिवार हैं। नाम से करा रहे हो मतलब? हाँ जी। ओके, धन्यवाद। सहारनपुर के देवबंद में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष मनदीप शर्मा के नेतृत्व में सभी पत्रकारों ने प्रदेश में पत्रकारों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एसडीएम की अनुपस्थिति में सीओ रजनीश उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से पत्रकारों के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई तथा पत्रकारों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार और मुकदमेबाजी को गलत ठहराते हुए उन पर रोक लगाने की मांग की गई। हमने आज यह ज्ञापन माननीय जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा जी के निर्देशन में माननीय उप जिलाधिकारी कार्यालय में दिया है, जिसमें हमने पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर और पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमले, पत्रकारों की हत्याएं, सहारनपुर के पत्रकार अमित धीमान और उनके भाई की हत्या, गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को लेकर हमने आज ये ज्ञापन दिया है। शामली में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी शराब तस्कर कार से अवैध शराब की तस्करी कर रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को आता देख आरोपी शराब तस्कर ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जहां पर दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब सहित एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी और बरामद शराब को थाने ले आई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला कांदला थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही आरोपी कार से मौके पर पहुंचा तो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने शातिर तस्कर का पीछा किया। जब आरोपी को गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग करना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शातिर तस्कर का नाम नरेश बताया जा रहा है, जबकि आरोपी के 2 अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों के नाम प्रवीण व मंजीत बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी फरार आरोपी की तलाश कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी हरियाणा मार्ग की 30 पेटी अवैध शराब कार में छिपा कर ला रहा था। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।